नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। एलजीपी में टूट के बाद शनिवार को खगड़िया पहुंचे सांसद महबूद अली कैसर को भारी फजीहत झेलनी पड़ी है। पार्टी में जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे सांसद को चिराग पासवान के समर्थकों ने काला झंडा दिखाया और जमकर नारेबाजी भी की है। जमुई सांसद चिराग पासवान को उनके चाचा पशुपति पारस के साथ मिलकर धोखा देने से नाराज समर्थकों ने खगड़िया सांसद का विरोध किया। इस दौरान सांसद को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोगों को सड़क से हटा दिया, जिसके बाद सांसद की गाड़ी आगे बढ़ पाई। बता दें कि चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच पार्टी के मालिकाना हक को लेकर विवाद छिड़ चुका है। पार्टी के 6 सांसदों में से 5 को अपने पाले में करके पशुपति पारस ने पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने का मूड बना लिया था। हालांकि चिराग अपने पोजीशन को छोड़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं। पार्टी और परिवार के बीच जारी विवाद के बीच चिराग पासवान ने पीसी की थी। पीसी के दौरान उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर धोखा देने का बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा था, पापा के जाने से अनाथ हो गया था, आज अनाथ महसूस कर रहा हूं। वो मुझे एक बार बोलते हैं कि मैं पद छोड़ देता। वहीं चिराग ने सीधे तौर पर जेडीयू पर उनकी पार्टी को तोड़ने का भी आरोप लगाया था। तो अफसरशाही से परेशान बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी के इस्तीफे के ऐलान के बाद से सूबे का सियासी पारा अब चढ़ चुका है। राजनीतिक उथल पुथल भी लगातार जारी है। आपको बताते चले, इसी उथल पुथल के बीच नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्रियों के बीच टकराव की खबरें अब सामने आ रही। दरअसल बीजेपी कोटा से मंत्री बने जीवेश मिश्रा ने मंत्री मदन साहनी के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, विभाग में तालमेल बैठाकर काम करना पड़ता है। हमारे विभाग में ऐसी कोई समस्या नहीं है। मंत्री के इसी बयान पर मदन साहनी भड़क उठे और उन पर जमकर हमला बोला। मंत्री जीवेश मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं जो तालमेल बिठाएंगे। इस विद्या को वो अपने आप तक ही सीमित रखें। वो इसी लाइन में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है मैं उन्हीं के जिला का हूं, उनको बेहतर तरीके से जानता और समझता हूं। जिस धंधे से वो जुड़े हुए हैं उस धंधे का मैं उनसे बड़ा जानकार हूं। उनको अपनी सीमा में रहना चाहिए। उनको 2 विभाग मिला हुआ है, इसलिए वो ज्यादा खुश हैं। वो हमसे प्रमाण पत्र लेने वाले आखिर होते कौन हैं? आपको बताते चले, संचिका मुख्य सचिव तक पहुंचा हुआ है और उसका निराकरण उन्होंने कहा आखिर क्यों नहीं हो रहा। उनको अपनी सीमा में रहना चाहिए। मदन साहनी के इस्तीफे की पेशकश पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, अन्य विभागों में क्या होता है मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मुझे जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई है वहां ऐसी कोई बात नहीं। मंत्री सरकार होता है और तालमेल और सूझबूझ से विभाग चलाता है। हमारे विभाग में काफी सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, लेकिन कहीं इस तरह की कोई बात नहीं आई है, कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। ऐसे में इस संबंध में कुछ भी कहना उचित ना होगा। सिवान का रुख करते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में हुई मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से सीख लेते हुए सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया। ऑक्सीजन प्लांट लग जाने के बाद सिवान और आसपास के जिलों के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इस संबंध में सिविल सर्जन यदुवंश कुमार शर्मा ने बताया कि पीएम केयर फंड से अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट की क्षमता 1000 लीटर प्रति यूनिट होगी, जिससे प्रतिदिन 500 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकेंगे। उन्होंने बताया है कि सिवान सदर अस्पताल के अलावा महाराजगंज अनुमंडल अस्पताल में भी एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट होगा, जिससे प्रतिदिन 250 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। सिविल सर्जन ने बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अस्पताल में प्लांट बनवाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि प्लांट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक काम पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सदर अस्पताल के पुराने भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण होना है। उसके बाद ही प्लांट में काम शुरू हो पाएगा। उन्होंने बताया है कि सिवान के महाराजगंज अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉल होने के दिन से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां
हाल ही में नए भवन का निर्माण हुआ है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हुई ऑक्सीजन की कमी से सबक लेते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। तीसरी लहर आने से पहले ही यह कार्य करने लगेगा, जिससे ऑक्सीजन की दिक्कत अब राज्य में नहीं होगी। सिवान के बाद पटना का रुख करते हैं। आपको बताते चले, कोरोना काल में लंबे समय बाद बिहार लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि आने वाले 3 महीनों में बिहार की सरकार गिर सकती है। राघोपुर दौरा के दौरान उन्होंने राज्य में तख्ता पलट का ऐलान कर डाला। इधर उनके इस बयान पर विवाद जारी है। सत्ता पक्ष के नेता लगातार तेजस्वी पर इस बयान को लेकर निशाना साध रहे हैं। वहीं ये दावा भी कर रहे हैं कि बिहार एनडीए में कोई भी मतभेद नहीं, सरकार पूरे अपने 5 साल पूरे करेगी। इसी क्रम में नीतीश कैबिनेट में मंत्री और बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, वो जिंदगी भर कटाक्षी करते रह जाएंगे। हर दिन उनका बयान आता है कि सरकार गिरा देंगे। वे इन्हीं काम में लगे रहे, लेकिन होना कुछ भी नहीं। उन पर कुछ कहना उचित नहीं है। जीवेश मिश्रा ने आगे कहा कि सभी को मालूम है कि उनके माता पिता के शासनकाल में किस लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ था, किस तरह के अपराध राज्य में हुए, इससे सभी वाकिफ है। अखबारों के पन्ने अपहरण की सुर्खियों से रंगे रहते थे। तेजस्वी यादव को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वे क्षेत्र में गए तो वहां की जनता ने उन्हें काला झंडा दिखाया। पूरे कोरोना काल में वो गायब रहे। ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा महत्व देने की अब जरूरत नहीं। बिहार के सीरियस नेता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा, जब भी बिहार में आपदा आई है, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो, सुखाड़ हो, चमकी बुखार हो, वो बिहार से नदारद रहे। 5 स्टार होटल में बैठे वो आपदा के संबंध में केवल ट्वीट करते रहते हैं। बिहार की जनता के साथ वो कभी खड़े नहीं होते। उन्हें किसी ने लोगों की मदद करते नहीं देखा। ऐसे में उन्हें और उनके बयान को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया जिले के तटीय इलाके में नदियां उफान पर है। पानी की तेज धार की वजह से कटाव का सिलसिला लगातार जारी है। तेजी से हो रहे कटाव की वजह से ग्रामीण अब सहम चुके हैं। कटाव का भयावह रूप शुक्रवार को पूर्णिया के 82 प्रखंड के चनकी ताराबाड़ी गांव में देखने को मिला, जहां एक अर्धनिर्मित मस्जिद जो थी वो कटाव की वजह से चंद सेकंडों में कनकई नदी में समा गई। ये देख ग्रामीण डर गए। मस्जिद के ठीक सटे एक मकान भी है। आपको बताते चले, ग्रामीणों की माने तो यही परिस्थिति रही तो जल्द ही मकान भी कहीं इसमें विलीन न हो जाएं। दरअसल मकान के नीचे की जमीन कटकर नदी में समा चुकी है। मकान का आधा हिस्सा कट गया है, थोड़ा शेष हिस्सा बचा है जो अधर में लटका हुआ है। ग्रामीणों ने बताया है कि चनकी ताराबाड़ी में कनकई नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से अब जबरदस्त कटाव शुरू हो चुका है। कई घर कटाव की जद में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दशकों से ये इलाका कटाव की मार झेल रहा, लेकिन सरकार द्वारा अब तक इस पूरे मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस आपदा में कोई सुध तक नहीं लेने आता है। नतीजतन तटीय क्षेत्र में स्थिति ये गांव कटाव से त्राहिमाम मचा हुआ है। कटाव पर रोक नहीं लगा तो पूरा गांव नदी में अब विलीन हो जाएगा। चलिए पूर्णिया के बाद पटना का रुख करते हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को सिकंदराबाद से आए कपड़े के पार्सल में हुए ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को शामली से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों को शनिवार को पटना लाया गया। एनआईए के अधिकारी कासिम और सलीम को लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें कोर्ट लाया गया। दोनों को आपको बताते चले शनिवार को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। आतंकियों से पूछताछ के लिए एनआईए कोर्ट से रिमांड मांगी गई। आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शामली से दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम और हाजी सलीम को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में चौथी गिरफ्तारी है। मिली जानकारी के अनुसार हाजी सलीम उर्फ टुया शामली के कैराना के बिस्तायान मोहल्ले का और कासिम उर्फ कफील आल खुर्द का निवासी है। एनआईए के मुताबिक दरभंगा ब्लास्ट मामले में मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद सलीम अहमद उर्फ हाजी सलीम और कफील हैं। जांच में यह बात सामने आई है और जानकारी के अनुसार हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों आतंकियों ने फरवरी 2021 में हाजी सलीम के घर पर मुलाकात भी की थी। बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने की वहां पर योजना बनाई गई। दरअसल
इस मामले में 2 अन्य संदिग्धों मोहम्मद नासिर खान और इमरान मलिक को एनआईए ने 30 जून को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों संदिग्ध खास भाई हैं और उनके तार लश्कर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इन दोनों को कल कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर ले लिया गया। हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों भाइयों को एनआईए की टीम शुक्रवार को ट्रांजिट रिमांड पर पटना लेकर आई है। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों की पेशी कराई गई थी। इस दौरान उन्हें 7 दिनों के न्यायिक हिरासत में ब्योर जेल भेजने का आदेश दिया गया। साथ ही एनआईए को पूछताछ के लिए 3 से 9 तक का समय दिया गया। तो सोशल मीडिया ऐप फेसबुक पर अधिकारियों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लड़कियों और अन्य लोगों से चैटिंग करने का मामला आए दिन सामने आता रहता है। ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां आईपीएस अधिकारी सैयद इमरान मसूद के नाम से फेक आईडी बनाकर देश भर में करीब 200 लड़कियों से चैटिंग करने वाले शातिर मोहम्मद सद्दाम हुसैन को पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाला शख्स को मुजफ्फरपुर से भेजी गई बिहार पुलिस की विशेष टीम ने धर दबोचा। शातिर के पास से वो मोबाइल और सिम बरामद किया गया, जिससे वो फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। मुजफ्फरपुर लाकर पूछताछ करने पर उसने पूरे मामले का खुलासा किया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी आईपीएस इमरान मसूद के नाम से बनाई गई फेसबुक आईडी का प्रयोग कर लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था, उनसे उनकी न्यूड तस्वीर मांगता था। वहीं लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। बता दें कि 2 महीने पहले मुजफ्फरपुर पश्चिम के एएसपी आईपीएस सैयद इमरान मसूद ने मुजफ्फरपुर के नगर थाना में अज्ञात शख्स के खिलाफ फेक फेसबुक आईडी बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। एएसपी ने बताया था कि करीब 2 महीने पहले उनके असली फेसबुक आईडी पर लड़कियों का मैसेज आने लगा कि उनके नाम से फेक आईडी बनाकर देश भर में लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई अब की जा रही है। बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा में शुक्रवार को पुलिस और वनवासियों के बीच झड़प हो गई। बताया जाता है कि वन विभाग की टीम शुक्रवार को कैमूर पहाड़ी के तलहटी में वन विभाग की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को हटाने गई थी। इस बात को वनवासी नाराज हो गए और फॉरेस्ट पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें 2 महिला घायल हो गई। जानकारी है कि मारपीट के दौरान एक झोपड़ी में भी आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वनवासियों ने कहा है कि वे लोग वनवासी हैं और सदियों से जंगल में ही रह रहे हैं, लेकिन अब वन विभाग उन्हें बेदखल कर रहा। बता दें कि वन विभाग के अधिकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान कई जेसीबी मशीन भी लगाई गई थी, जिसको लेकर वनवासी और पुलिस आमने सामने आ गए। महिलाएं भी जमकर लाठी भांजती नजर आईं। इस संबंध में डीएफओ प्रद्युम्न कुमार गौरव ने बताया है कि ग्रामीणों से बात की जा रही है। फिलहाल मामला शांत हो गया है, काम जारी है। उन्होंने ग्रामीणों पर आरोप लगाते हुए कहा, 15 एकड़ वन क्षेत्र की भूमि पर वनवासियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने गई वन विभाग की टीम पर हमला किया गया। महिला ने खुद से अपने सिर को फोड़ लिया था। वहीं घर का सारा सामान निकालकर झोपड़ी में वहां पर आग लगा दी गई थी। डीएफओ ने बताया है कि मामले में हमला करने वाले वनवासियों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इधर वनवासियों ने भी वन विभाग पर बलपूर्वक उनके घरों को तोड़ने और मारपीट करने का आरोप लगाया। बिहार बुलेटिन के बाद आगे खबरों की तरफ रुख करते हैं। आपको बताते चले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका लेकर घूमते हैं। खासकर अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात आए तो ऐसा दिखाते हैं कि उससे ज्यादा हिमायत हिंदुस्तान के मुस्लिमों का तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी पाक को सांप तब सूंघ जाता है जब बात चीन में हो रहे उइगर मुसलमानों पर अत्याचार की होती है। तब ये पाक अपने सदाबहार दोस्त के बारे में कुछ भी बोलने से साफ कतराता है। रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला।